हरिओम। प्रार्थना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए गहरी श्वास लेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पे लगाएंगे। अपने मस्तिष्क को ये संदेश देंगे अगले 40 मिनट तक दत्त चित्त होकर वो अध्ययन करे। धीरे धीरे अपने नेत्र खोलेंगे। अपना सिलेबस देखेंगे। हम सभी कल भी हमने देखा था और आज हम देखेंगे कि कितना हम कवर कर चुके हैं और कितना अभी हमें करना है। तो सबसे पहले शिक्षण के बारे में इसकी जो अवधारणा है, कंसेप्ट, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है, तो मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल्स ये हम डिटेल में देख चुके हैं, इनकी कंपैरेटिव स्टडी कर चुके हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, टीचिंग की क्या विशेषताएं हैं और मूल अपेक्षाएं क्या है इसकी। फिर जो शिक्षार्थी है, लर्नर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानेंगे। तो जो किशोर है, वयस्क है, एडोलेसेंट, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। तो इसमें जो शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो लर्नर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें एडल्ट का एक जो फिजिकल स्टेट होती है, एज के साथ धीरे धीरे जो उनकी इमोशंस, जो सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस, उसकी वजह से फिर उनकी सोचने समझने की क्षमता जो प्रभावित होती है। व्यक्तिगत रूप से भिन्न, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कलर एंड उनकी हाइट सब कुछ अलग है, सोचने की शक्ति अलग है, लेकिन किस तरह से टीचिंग के द्वारा सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे लाकर ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स का हित हो, स्टूडेंट का बेस्ट आउटकम बाहर आए, समाज को एक अच्छा नागरिक शिक्षक देवें, ये प्रयास रहता है। फिर उसके बाद हमने शिक्षण को जो प्रभावित करते हैं उन तत्वों की बात, शिक्षक क्या है, सहायक सामग्रियां वो पढ़ाते समय टीचर्स क्या क्या यूज करते हैं, संस्थागत सुविधाएं क्या है, शैक्षिक वातावरण कैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने हायर स्टडीज में जो टीचिंग मेथड्स हैं, टीचर सेंटर्ड एंड स्टूडेंट सेंटर्स, वो सब किया। अभी हमें ऑफलाइन ऑनलाइन ये पढ़ना बाकी है। उससे पहले हम कल ब्लूम की टेक्सोनॉमी को देख रहे थे। तो आपको मैंने इसका सीधा सा बताया था, एक सिंपल वे CAP कैप से आप याद रखेंगे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। उसके बाद इसके लेवल्स की बात करेंगे। तो जो ब्लूम है उसने 1956 में दिया और रिवाइज किसने किया, इसी के ही शिष्य, इसी के जो प्यूपिल्स थे, एंडरसन एंड कॉर्थवेल, 2001 में इन्होंने इस तरह से किया। कल इसको हम डिटेल में समझ चुके हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अब आप देखेंगे 3 लेवल्स की बात हुई थी, CAP कैप से आप याद रखेंगे और इनकी आप डिटेल भी लर्न कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर हमने वाक मॉडल देखा था कि किस तरह से विजुअल जो आंखों को दिखता है, कानों से सुनाई देता है, रीड एंड राइट एंड काइनेस्थेटिक, तो इसको भी आप बिल्कुल इसके एग्जाम्पल्स के साथ प्रॉपरली लर्न कर लेंगे। तो जो विजुअल लर्नर है, डायग्राम चार्ट, फ्लो चार्ट से वो सीखेगा। छोटे बच्चों के स्कूल में लगा दिए जाते हैं ना, कितने सारे चार्ट्स लगा दिए जाते हैं, देखा आपने कि ABCD का अलग है, वो अलग है, तो उसको देख के और स्टूडेंट्स जल्दी सीखते हैं। फिर लेक्चर और डिस्कशन होता है ऑडिटरी में, उससे भी लर्निंग बढ़ती है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डेली एक रिवीजन हम ले लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा, तो उस डिस्कशन से भी आप सीखते हैं। आपकी ओपिनियंस हम लेते हैं, क्लास एंड होने के बाद हम ओपिनियन लेते हैं। संडे के दिन आपको एक PDF देते हैं जिससे आपका टेस्ट हो जाए प्रॉपरली। तो रीडिंग एंड नोट्स राइटिंग से भी बहुत सारी चीज़ें आती है। फिर प्रैक्टिकल और एक्टिविटी, ये काइनेस्थेटिक होता है। और फिर इसके एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, तो अभी जैसे आप PPT देख रहे हैं, फिर आप ऑडिटरी में लेक्चर जो सुनते हैं हम, रीड एंड राइट में जो नोट्स बनाए जाते हैं, और काइनेस्थेटिक में प्रैक्टिकल जो डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, वो बात आ रही है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको योगा वाले स्टूडेंट्स के लिए यूनिट 6 में भी ये आएगा और मोस्टली MA में भी आता है। तो पहले इसको एक डायग्राम देख लेंगे आप, इससे समझ में आएगा।
सबसे नीचे लिखा है फिजियोलॉजिकल, यानी शारीरिक रूप से। देखिए एक बहुत कॉमन कंसेप्ट है, एक मूवी भी बनी है रोटी कपड़ा और मकान। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले उसकी फिजिकल नीड्स होती है ना, कि रहने के लिए घर होना चाहिए, दोनों वक्त भोजन मिलना चाहिए, और बेसिक जो कपड़े उसका तन वो ढक सके। तो एक व्यक्ति प्रयास भी क्या करता है कि मैं अपने परिवार को रोटी कपड़ा मकान दे सकूं। तो पहली पहली नीड फिजियोलॉजिकल। तो आप इसको अर्ली ह्यूमन के अकॉर्डिंग भी समझेंगे तो आदि मानव जब अस्तित्व में आया तो उसको पहली आवश्यकता क्या लगी कि मैं भोजन करूं। तो उसने पेड़ों से फल तोड़ के चखे, तो उसको पता लगा अच्छा ऐसे भी भूख मिट सकती है। फिर उसने जानवरों का मांस शिकार किया, वो खाया। फिर उसको जब आग का आविष्कार हुआ तो भूनना आ गया कि अच्छा रोस्ट करके खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उसको बॉइलिंग आई एंड शैलो फ्राई, डीप फ्राई, फिर तो चीजें बढ़ती गई। बट बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड रोटी कपड़ा मकान। फिर उसके बाद अर्ली ह्यूमन ने क्या सोचा, अब सेफ्टी चाहिए कि रात को अगर मेरे पास घर नहीं होगा तो कोई भी एनिमल आके हमला करके और मार सकता है मुझे। तो ऐसा हुआ, बच्चे उठा के ले गए कई जानवर रात को नींद में। तो फिर उसने सोचा पेड़ों पे रहा जाए, फिर गुफाओं में रहने लगा। फिर उसने घर बनाना सीखा। तो सेफ्टी, बचाव करना, हर एक कुछ भी आपदा से अपने परिवार का अपना बचाव करना। तो जब रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड पूरी होगी तो फिर वो सुरक्षा की बात सोचेगा। फिर उसको प्रेम चाहिए, लव एंड बिलोंगिंग, पेरेंट्स से वैसा लव चाहिए। फिर उसे भाई बहनों का साथ चाहिए, दोस्त रिश्तेदार सब मिले। फिर उसे विवाह करना है, बच्चे होंगे, फिर उसको वात्सल्य जो बच्चों से होता है, स्नेह होता है, वो सब चाहिए। फिर बारी आएगी एस्टीम की। अब उसे समाज में रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, अपनी एस्टीम मेंटेन करेगा वो। और लास्ट में जाके फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाएगा। अगर कोई मोक्ष समाधि की या अपने आप को जानने की बात होगी ना, तो एट फर्स्ट कोई नहीं करेगा। भूखे भजन न होए गोपाला, यह लो अपनी कंठी माला, गलत थोड़ी का है। तो फिजियोलॉजिकल नीड पहली है, फिर सेफ्टी है, फिर लव बिलोंगिंग है, फिर एस्टीम एंड फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो इसमें पूरा पिरामिड में पूरी अच्छे से सारी बात आ गई है। तो आप मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है वो देखेंगे, अब्राहम मैस्लो, और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है इसका। तो वही जो बात अभी हमने डिस्कस की, भोजन पानी नींद, ये उसकी जो बेसिक ज़रूरत है, फिजिकल नीड्स है, उसने वो की। फिर उसको सेफ्टी नीड्स आई कि उसको सुरक्षा चाहिए, उसने फिर घर बनाने शुरू किए। फिर उसको लव फ्रेंडशिप बिलोंगिंग, दोस्त भी चाहिए, रिलेटिव्स भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, फैमिली बढ़नी भी चाहिए। फिर उसको अब लगा अब मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, समाज में मुझे सम्मान की आवश्यकता है। फिर उसने अब अपनी जब सब तरफ से वो भरपूर हो गया तब वो आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ा। तो इसे प्रॉपरली सभी लर्न कर लेंगे और बहुत सिंपल है, एक बार समझ लेंगे और ये जो पिरामिड दिया हुआ है इससे समझ लेंगे ना तो कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आप चाहे ऐसा पिरामिड कुछ बना सकते हैं अपनी नोटबुक में, नोट्स में, चार्ट में, और इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। आपको देखिए यहाँ ये बाइलिंगुअल दिया हुआ है ना, तो हिंदी में भी दिया हुआ है, मीनिंग भी दिया है। तो ये इस तरह के चार्ट्स बना के पढ़ेंगे ना तो ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम में बहुत काम आएंगे। जैसे एग्जाम को अब 1 मंथ है और आपको थॉरो रिवीजन सारे सब्जेक्ट का लेना है तो आप डिटेल पढ़ने नहीं बैठेंगे, फिर आपको ये की नोट्स ही हेल्प करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने मैस्लो का वो एक पिरामिड देखा था, अब हम गैनिस का देखेंगे, हायरार्की ऑफ लर्निंग। तो ये क्या है, तो इसमें सबसे नीचे से आप स्टार्ट करेंगे, बॉटम से टॉप पे आते हैं। सबसे पहले होता है सिग्नल लर्निंग, फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस रिस्पॉन्स आपने उसमें भी देखा था कि बैल बजी और डॉग के मुंह में पानी आने लगा, तो वैसी ही कुछ चीजें हैं। तो ये एक आप नोट्स बनाएंगे, उसमें प्रॉपरली ये सारी सीक्वेंस लिखेंगे। अब आप आराम से हिंदी में पढ़िए, समझिए इसको। सबसे पहले है सिग्नल लर्निंग, तो नीचे है ना सबसे लोअर लेवल है। देखिए ये सबसे ऊपर जो दे रखा है ना, यहाँ आपको इसको सबसे लोअर मानना है, फिर बेटर होगा, फिर बेटर होगा और बेटर होगा। और ये कंसेप्ट लर्निंग जो है ना, ये हाईएस्ट लेवल है, सबसे उच्च लेवल पे हम आ गए हैं। तो सिग्नल लर्निंग क्या है कि जैसे ही स्कूल बेल बजती है तो स्टूडेंट्स अलर्ट हो जाते हैं ना, कि सुबह मॉर्निंग में जाते हैं तो उनको बेल बजते ही पता लगता है अब असेंबली के लिए, प्रेयर के लिए जाना है असेंबली हॉल में। उसके बाद हर पीरियड की बेल जब होती है तो सब्जेक्ट के बारे में, अब ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, अब ये, फिर लंच ब्रेक पता लगता है, फिर जब स्कूल एंड होती है
तो ये सब है ना, सिग्नल जो है उसको पहचानता है वो, और फिर वो प्रतिक्रिया देता है, लर्नर रिस्पॉन्स देता है। तो ये हुआ सिग्नल लर्निंग। फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग क्या है? लर्नर को वो जो स्टिमुलस होता है उससे वो रिस्पॉन्स करता है, यानी टीचर ने क्वेश्चन पूछा, स्टूडेंट ने आंसर दिया, तो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स हो गया ना। तो जैसे ही बैल बजी, डॉग के मुंह से पानी आने लगा कि अब मेरा फूड मुझे मिलेगा। फिर है चेनिंग, श्रृंखला अधिगम। लर्नर कई एक्शंस को स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में सीखता है। जैसे सूर्य नमस्कार आप सीखते हैं तो सबसे पहले आप पहला पहला आसन सीखते हैं ना, प्रणामासन, फिर हस्तोत्थानासन, पाद हस्तासन, ऐसे आप उस सीक्वेंस को, उनके मंत्रास को, सबको लर्न कर लेते हैं अच्छे से। उसके बीज मंत्र तक भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो तक भी आप लर्न करते हैं। तो आपने एक चेन सिस्टम में सारा, फिर उसका रिवर्स जो क्रम है वो भी देखा। फिर वर्बल एसोसिएशन की बात जहाँ आती है, तो लर्नर शब्द और भाषा को के माध्यम से संबंध बना के, तो अल्फाबेट लर्न होंगे, फिर पोम लर्न होगी। अभी जैसे आपको मैंने ये सब पढ़ाया, तो उससे पहले आपको जैसे स्वयं की फुल फॉर्म क्या है, मूक की फुल फॉर्म क्या है, वो सारी चीजें एक बेसिक्स बताए ना, कि शब्द और भाषा को आप माध्यम बनाइए, फुल फॉर्म्स लर्न कीजिए, तो फिर आप वर्बल एसोसिएशन प्रॉपरली कर पाएंगे। फिर मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? लर्नर क्या होता है? समान दिखने वाली चीजों में अंतर पहचानना। अब बी और डी, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लर्नर का वो कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है, तो वो मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन में ना फंसे। जैसे हम उपनिषद पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि 10 उपनिषद पढ़ लिए, बड़ा इंटरेस्ट आया, लेकिन ये मिक्स हो रहे हैं। जब तक हम बहुत डीप स्टडी नहीं करते ना, हमें ऐसा लगता है सब मिक्स हो रहे हैं। इवन हठयोग पढ़ते हैं तो घेरण संहिता और हठयोग प्रदीपिका का कंसेप्ट मिक्स लगता है हमें, लेकिन जब हम चीजें अच्छी तरह करते हैं तो हम अंतर पहचानना सीख जाते हैं कि नहीं, ये अलग है, ये अलग है। फिर वैसे ही कंसेप्ट लर्निंग की बात जहाँ पे होती है, तो जो लर्नर है वो जनरल आइडिया या कंसेप्ट को समझता है। तो जैसे स्टूडेंट है, एक छोटा बच्चा आपके घर में, बहुत छोटा, तो उसको अभी डॉग, काऊ, कैट वो सब दिखते हैं घर के बाहर, लेकिन अभी उसको बोलना नहीं आता, तो सबको डॉगी, अब ऑगी ऑगी ऐसा कुछ भी बोलेगा, तो उसको ये नहीं पता है काऊ है, मतलब जो 4 पैर वाले हैं वो सबको क्या बोलेगा? डॉग। एक वर्ड पकड़ लेगा तो वो ही बोलेगा। तो एक जनरल आइडिया लगा उसको, उसने उस कंसेप्ट को समझा। फिर आगे रूल लर्निंग पे आते हैं, तो जो फिर लर्नर्स हैं, जो शिक्षार्थी हैं, वो रूल्स और प्रिंसिपल सीखते हैं। अब जैसे आपने इंग्लिश पढ़ी होगी तो पहले ग्रामर के कुछ रूल्स सीखे, फिर आप सेंटेंस बनाने लगे कि अगर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाना है, ही राइट गलत है, ही राइट्स लगाना है, ही के साथ हैव नहीं आता, ही के साथ तो हैज आता है। तो आपने वो पर्सन वाली टेबल लर्न की, तो आपको सारे रूल्स ऑटोमेटिकली आ गए, फिर आपके सेंटेंस सही होने लगे। अब आए समस्या समाधान की तरफ। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, आप सोचोगे ये क्या स्टेप्स दे दी, इसका क्या यूज होगा, कैसे पूछे जाएंगे। तो आज हम कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करके एंड में आपको मैं कुछ PYQs दिखा दूंगी कि इनको कैसे सॉल्व करना है और कैसे इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सीक्वेंस पूछ ली जाती है। आपको क्या करेंगे, ये जो 8 है उसमें से सपोज 4 दे देंगे और ऊपर नीचे के क्रम में दे देंगे, और आपसे कहेंगे कि चलो ये इसको आप सीक्वेंस में लगाइए, बस। तो इसलिए आपको बार बार PYQ करने की कहते हैं कि एक टाइम पीरियड में आप PYQ कर लेंगे तो आपका ब्रेन उस दिशा में काम करने लगेगा कि आप प्रॉपर सीक्वेंस पता किया और उसका आंसर आपने नीचे निकाल लिया। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात है कि ये सबसे हाईएस्ट लेवल की बात है। तो लर्नर अपनी नॉलेज को यूज करेगा और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेगा। अब जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम है तो आपने कोई लॉजिक निकाला और उसको सॉल्व कर लिया। तो ये अलग अलग, देखिए आप थिंकर्स पढ़ रहे हैं ना, आपको इसमें बहुत सारे थिंकर्स मिलेंगे। इवन आप पूरा पढ़ने के बाद भी 2-3 नाम ऐसे निकल के आएंगे तो आपको लगेगा ये तो मैम ने पढ़ाया ही नहीं। तो इसलिए आपको बार बार हम कहते हैं कि आपने जो भी स्टडी मटेरियल लिया है उससे आप PYQ कीजिए। अगर अभी तक नहीं लिया है, इस संडे को आपको, या मैं कल ही कोशिश करूंगी, एक PDF आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगी, तो संडे का दिन आप बिल्कुल PYQ सॉल्व करने का दिन रखना। और अब तक जो पढ़ा है ना, देखिए हम बिल्कुल क्लास बिगिन होती है तब भी उसका जो एक पूरा ओवरव्यू लेते हैं ना, क्या है सिलेबस में, कितना कवर हो गया, तो आप उस पर थोड़ा मनन करना शुरू करो, ठीक है, कंटेम्पलेट करो, तो ये सब निकल के आएगा। ये कुछ भी नहीं है, ये जो गैनिका है उसको सिंपली एक टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो ऐसी टेबुलर फॉर्म्स आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और मैं बार बार कहती हूँ चार्ट पेपर ले आइए, जो बच्चे
जो प्रोजेक्ट बनाते हैं ना वो वाला चार्ट पेपर ले आएंगे ना, तो एक ही जगह आपके ये सारी टेबल्स रहेगी, तो आपको लर्न करने में बहुत ईजी रहेगी चीज़ें, और डेली आप रिवीजन ले पाएंगे उसका। चलिए अभी हम आगे बढ़ेंगे कॉल्ब की तरफ। तो इसका क्या है, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल है। ये साइकिल कैसे वर्क कर रही है देखिए। तो सबसे पहले जैसे आपने देखा कि कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दो चीजें होती है, मूर्त और अमूर्त। अनुभव दो तरह का है। ऑब्जर्वेशन कैसी है, रिफ्लेक्टिव। आपने जैसे लर्निंग के 3 टाइप्स पढ़े थे ना, तो उसमें एक रिफ्लेक्टिव टाइप था, तो वो यहाँ भी काम करेगा। तो कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट इसका, और ये एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, इनका डिफरेंस देखिए। तो कंक्रीट तो क्या होता है, प्रत्यक्ष अनुभव। जैसे कोई एक्टिविटी या एक्सपीरियंस की स्टूडेंट ने, जैसे अभी आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये एक कंक्रीट एक्सपीरियंस है ना आपका, कि आप डायरेक्टली बैठे हैं, आमने सामने हमारी क्लास हो रही है, भले फिजिकली आप मुझे नहीं देख रहे हैं, बट आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैंने जो पीपीटी दिखाई है आप उसको देख रहे हैं, तो आपकी लर्निंग हो रही है उससे। एक कंक्रीट एक्सपीरियंस है आपका। आप कह सकते हैं कि हाँ डेली हमारी इस टाइम पे इतने मिनट के लिए क्लास होती है। फिर है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। अब आपने जो पढ़ाई की उसके बारे में आप चिंतन करेंगे कि अभी कौन सा यूनिट पढ़ाया जा रहा है, आज की क्लास में क्या क्या कवर हुआ। फिर आप उसको एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन करेंगे, यानी कंसेप्ट या थ्योरी को समझेंगे कि हमारे सिलेबस में इसके इतने पार्ट हैं, तो अभी तक ये ऊपर ऊपर वाले सॉल्व हुए, नीचे वाले अभी ऑनलाइन मोड पे ऑफलाइन मोड वाली बातें नहीं हुई है। फिर आप एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। अब आप यहाँ जो भी कंसेप्ट सीखेंगे तो उसको आप प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे, वो बात आ रही है। अब आप बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल नीचे दिया, उससे समझिए। कोई भी स्टूडेंट है वो योगा की प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको अनुभव हुआ कि अच्छा ये होता है क्या सूर्य नमस्कार। मैंने कई लोगों से सुना सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं, सूर्य नमस्कार में 12 मंत्र होते हैं, सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, सबको करना चाहिए। फिर वो सोचता है कि हाँ अब मुझे इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, मेरी हेल्थ में क्या फायदा आया। अब उसको कंसेप्ट समझ में आई कि अच्छा इसमें मंत्र भी बोला जाता है, इसके अंदर तो बंद भी लग जाता है, गर्दन को इस तरह से चिन पे लॉक भी करते हैं, ऊपर भी स्ट्रेच करते हैं। तो वो अच्छी तरह से उस कंसेप्ट को अब समझ रहा है। फिर वो सही तरीके से उस पर प्रैक्टिस किया, अच्छा मेरा ये पोज थोड़ा गलत होता है, अष्टांग नमस्कार में अच्छा नहीं करता, चलो मैं इसको और बेटर करूंगा। अब उसका एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हुआ। फिर उसने जब पूरा सीखा तो उसने घर पे अपने भाई से कहा, स्टूडेंट ने, कि चलो सूर्य नमस्कार से मुझे इतना बेनिफिट हुआ, मैं तुम्हें भी करवाता हूँ। तो अब वो उसने प्रयोग में ले ली ना उन चीज़ों को। फिर वो अच्छा सिखाने लगा, तो 2 लोग और आए कि हमें भी सिखा दो। तो ये कॉल्ब के अनुसार लर्निंग साइकिल के ये 4 स्टेप्स हैं। तो आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो आज आपको पीवाईक्यूज में दिखा दूंगी, वो थ्योरी प्रॉपरली आप समझ पाएंगे। फिर अब आप जानेंगे यूनान के 3 महान दार्शनिकों के बारे में। यूनान के 3 महान दार्शनिक, सबसे पहले सोक्रेटिस। कल भी मैंने इनके बारे में बताया था, हिंदी में इनको सुकरात बोलते हैं, ठीक है। तो सुकरात का क्या था, ये कैसी मेथड यूज में करते थे, इनके पास शिष्य आ जाते, ये प्रश्न पूछते, उत्तर देते, बस क्वेश्चन आंसर मेथड चलता रहता था। तो वहाँ के जो यूनान के युवा थे इतने अट्रैक्ट हुए कि वहाँ के जो गवर्नमेंट थी उसको चिंता हो गई कि ये तो हमारे युवाओं को भटका रहा है। तो सुकरात को जहर का प्याला पिला दिया, मतलब मृत्युदंड मिला, और देखिए कैसा मिला। तो सुकरात को मार दिया गया। अब सुकरात के शिष्य कौन थे, प्लेटो। तो प्लेटो का क्या मेथड था, डायलॉग मेथड था। वो भी संवाद के द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाते थे, लर्निंग को बढ़ाते थे। अब देखिए टीचिंग और लर्निंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें ओवरऑल सारा पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ से किस थिंकर ने कैसी लर्निंग और टीचिंग की अवधारणाएं दी। फिर प्लेटो का भी शिष्य कौन था, एरिस्टोटल। हिंदी में अरस्तु नाम सुना ना, अरस्तु, बस वही है एरिस्टोटल। तो इसका क्या था, ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल मेथड था। ऑब्जर्व करना, किसी चीज को बहुत ध्यान पूर्वक देखना, फिर उसके ऊपर तर्क वितर्क करना, क्यों, क्या, कैसे, हर सवाल का जवाब ढूंढना। तो आपका इसमें एक प्रश्न जो बना है ना, वो आप पीवाईक्यू देखेंगे, ये ऐसे बना कि प्लेटो की क्या थिंकिंग थी कि शिक्षा किसे मिलनी चाहिए, केवल हायर क्लास को, उच्च वर्ग को मिलनी चाहिए। मतलब
उसने राजा और सैनिक दो वर्ग बनाए। जैसे अपने सनातन धर्म में है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आप सब योग के विद्यार्थी हैं, हालांकि सीमा जी आप इकोनॉमिक्स की है, लेकिन फिर भी आपको पता है 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो वैसे ही इसने बनाई थी एक राजा और सैनिक, ऐसी दो कैटेगरी बना दी। तो इसने और भी नाम दिए उनको, लाइक गोल्ड दिया, फिर प्लेटिनम दिया, फिर जो लोअर है आयरन, ऐसा कुछ कैटेगरी की थी इसने। तो इसकी ये मान्यता थी कि जो हायर क्लास है, सबसे उच्च वर्ग है, केवल उनको पढ़ाना चाहिए, लोअर क्लास को नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो राजा लोग होते हैं वो फिलोसफर्स होते हैं, उनको शासन चलाना होता है, इसलिए उनके लिए एजुकेशन जरूरी है। तो इस पे एक प्रश्न आ चुका है, एनटीए ने पुटअप किया था, तो वो आपको आई थिंक जो मैं पीवाईक्यू पीडीएफ दूंगी उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये मैंने पूरा एक टेबुलर फॉर्म में समझाना उचित समझा कि आप जान सके सोक्रेटिस कौन था, प्लेटो कौन था, एरिस्टोटल कौन था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। नीचे देखिए आपके शॉर्ट की नोट्स के लिए ऐसा लिखा है, सोक्रेटिस क्वेश्चनिंग मेथड यूज करता था, सेल्फ थिंकिंग इसकी टेक्निक थी कि मतलब सोचो, बहुत सोचो, सोच समझ के जवाब दो, और प्रश्न उत्तर उस माध्यम से। फिर प्लेटो क्या कह रहा है कि एजुकेशन केवल उच्च वर्ग के लिए है, निम्न वर्ग को नहीं पढ़ाना चाहिए। और एरिस्टोटल क्या कह रहा है, ऑब्जर्व करो, ध्यान से चीजों को देखो और फिर उसके ऊपर खूब तर्क वितर्क करो। ठीक है, अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, एजुकेशन की परिभाषा तो हमने पढ़ ली, लेकिन करिकुलम क्या है, करिकुलम होता क्या है। तो भाई देखिए, मैंने पहले भी कहा, शिक्षा क्या है, अधिगम, लर्निंग, जीवन भर चलने वाली चीज है। हम सोचते हैं स्कूल लेवल कर लिया, हम तो पढ़ लिख गए, हम कॉलेज पढ़ गए, लेकिन और हमने, हमारी मदर ने हमको खूब ट्रेन किया, कई चीजें सिखाई, फादर ने सिखाई, फिर जब हमारी मैरिज होती है, हम इन लॉज के घर आते हैं, तो वहां भी हमारी लर्निंग चलती है, नए सिरे से नई ट्रेनिंग होती है, क्योंकि हर घर की एक अलग व्यवस्था होती है, तो हमें वो भी सीखनी होती है ना। फिर हमने कहीं पे जॉब ज्वाइन कर ली, वहाँ की व्यवस्था अलग है, वहाँ भी कुछ सीख रहे हैं हम, तो हमारी लर्निंग, हमारी एजुकेशन लाइफ टाइम चलती है। लेकिन करिकुलम क्या होता है, करिकुलम क्या होता है, ये एक सब्जेक्ट, टॉपिक, कंटेंट की प्लान्ड लिस्ट होती है, जो केवल स्कूल में पढ़ाई जाती है। अब अभी देख लीजिए, जैसे आपका नेट जेआरएफ का सिलेबस है, तो आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग 6 मंथ्स पढ़ाई करके प्रॉपरली फिर अपना एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम क्रैक हो गया तो फिर आपने कहीं जॉब भी ज्वाइन की, तो आप वो रिलेटेड ही पढ़ेंगे ना, उससे एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे, करिकुलम से बाहर नहीं जाएंगे। आपका जो सब्जेक्ट है वही आप पढ़ेंगे करिकुलम में। लेकिन एजुकेशन क्या है, कंप्लीट प्रोसेस है। आप एग्जाम देने गए, रास्ते में आपको 6 तरह के एक्सपीरियंस हुए, आप 100 किलोमीटर दूर आपका सेंटर आया, रास्ते में आप 2-3 घंटे में इतने नए नए अनुभव लेंगे, वो भी तो एक एजुकेशन है। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट होता है इसमें व्यक्ति का, मतलब शिक्षण जहाँ होता है, शिक्षा होती है, वहाँ पूर्ण विकास होता है। और करिकुलम मतलब जैसे आपने कुछ ज्वाइन किया, जैसे एमए किया आपने, तो 2 साल जितना करिकुलम था, पाठ्यक्रम था, उतनी ही पढ़ाई की ना, उससे हटके तो नहीं पढ़ा। आपके यूजी में यानी अंडर ग्रेजुएशन में 3 ऑप्शनल थे, उसके अलावा आपने और तो नहीं पढ़े ना, वैसे होता है ये। फिर स्कोप की बात करें, क्षेत्र की, तो एजुकेशन का जो स्कोप है ना, ये बहुत ब्रॉड होता है और करिकुलम का लिमिटेड होता है। आपने बीए किया तो बीए से रिलेटेड, एमए तक की पढ़ाई तो नहीं की ना। फिर एमए किया तो दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, उस एक ही सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स डिग्री ली, तो आपने वही पढ़ा, तो करिकुलम का स्कोप क्या हो गया, लिमिटेड हो गया। फिर नेचर की बात करें तो एजुकेशन थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों होती है, इसमें थ्योरी भी पढ़नी होती है और प्रैक्टिकल भी देना होता है। और वहीं करिकुलम मेनली क्या होता है, अभी आपका नेट जेआरएफ में कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा ना, ये केवल आपका रिटन एग्जाम होगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, तो ये आपका करिकुलम हुआ। फिर इसका पर्पस क्या है, एजुकेशन का उद्देश्य क्या है, पूरी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का विकास करना, फुल ग्रोथ करना। और करिकुलम क्या, स्पेसिफिक नॉलेज। अभी आप जो इकोनॉमिक्स में नेट जेआरएफ तैयारी कर रहे हैं, वो अपने फील्ड की स्पेसिफिक नॉलेज लेंगे, जो योगा में कर रहे हैं वो अपने फील्ड की स्पेसिफिक लेंगे। लेकिन एजुकेशन जहाँ आ गई, वहाँ आप टोटली अपने पूरे व्यक्तित्व को, कि मतलब आपने कुछ
योगा क्लास 1 घंटे की ज्वाइन की थेरेपी वाली, तो आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, मेंटल विकास भी होगा, आपका सोशल भी कुछ सर्कल अच्छा होगा, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी, आप अध्यात्म की तरफ भी बढ़ोगे, तो आपकी फुल ग्रोथ होगी। अब एजुकेशन में क्या शामिल है? देखिए, करिकुलम छोटी चीज है ना, तो वो एजुकेशन में शामिल है, टीचिंग भी शामिल है, इसमें एक्टिविटीज भी है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन करिकुलम केवल इसका एक छोटा पार्ट है। ये अपने आप में कुछ कंप्लीट नहीं है, ये तो एजुकेशन का छोटा पार्ट है। अब आप एग्जाम्पल देखेंगे कि इसमें मोरल वैल्यूज, बिहेवियर, स्किल्स, ये सब सीखने को मिलेगी। और इसमें आपको केवल टॉपिक, अब जैसे कई बच्चे होते हैं ना, रट्टू तोते होते हैं, तो वो करिकुलम को पूरा अच्छे से बड़ा तैयार कर लेते हैं कि हाँ क्लास टॉप तो इसने ही की है, लेकिन अदर एक्स्ट्रा नॉलेज पूछिए कि न्यूज़पेपर में अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ आई, क्या चल रहा है बताओ, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे कुछ बताओ, क्रिकेट का ही बता दो, वो कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो एजुकेशन ओवरऑल आपको हर तरफ से स्मार्ट बनाती है। शिक्षा ये होती है, और पाठ्यक्रम क्या होता है कि आपने पर्टिकुलर जो ज्वाइन किया, बस वहां आपने पढ़ा, वहां आपकी अच्छी कमांड हो गई, आपके अच्छे मार्क्स आ गए, रिजल्ट अच्छा आ गया, बस वो आपका करिकुलम है। तो करिकुलम छोटा क्षेत्र है, वो शिक्षा का एक भाग है। शिक्षा एक बहुत व्यापक विषय है, ठीक है, और करिकुलम उसका छोटा पार्ट है। अब देखेंगे हम एजुकेशनल फिलॉसफीज के बारे में, कि जैसे आपने अभी सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल को जाना, वैसे ही कुछ जैसे आपने योग में पढ़ रखे हैं ना, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, हठ योग, राजयोग, वैसे मान के चलिए कि ये कुछ फिलॉसफीज है जो शिक्षा के क्षेत्र में होती है। तो जैसे पहली पहली आप देखेंगे, वैसे बहुत सारी है, मैंने मेन 4 ही ली है यहाँ पे। ये देखिए, इस यूनिट का कोई पार्ट नहीं है, तो हम केवल ये कोशिश करेंगे, PYQI उस बेसिस पे हमने ऐसा कंटेंट बनाया कि आपको ज्यादा से ज्यादा एक तो पहले समझ में आए चीजें, फिर आप PYQ सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे एसेंशियलिज्म। एसेंशियल शब्द हमने सुना ना, आवश्यक, अत्यंत आवश्यक, जरूरी। तो इसका जो मेन आइडिया क्या है, टीच एसेंशियल नॉलेज एंड बेसिक स्किल्स। तो स्टूडेंट को क्या पढ़ाना, जो मूलभूत स्किल्स आनी चाहिए, योग्यता आनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, वो बात है। और इसके मेन थिंकर कौन है? विलियम बेगली। और इसका फोकस क्या होता है? कोर सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स है वो रिलेटेड और डिसिप्लिन मेंटेन करना। फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंस क्या होता है? अस्तित्व। तो एक जॉन पॉल सात्रे नाम का एक फिलोसफर हुआ है, उसने ये एग्जिस्टेंशियलिज्म नाम की स्कूल या फिलॉसफी थ्योरी चलाई। तो यहाँ पे क्या फोकस होता है? इंडिविजुअल फ्रीडम पे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना। तो इसमें इंडिविजुअल फ्रीडम और पर्सनल चॉइस पे बड़ा फोकस है इसका। मतलब सात्रे का कहना था कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्मा है, व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है, जैसे वो आजकल थ्योरी चलती है ना, माई लाइफ एंड माई चॉइस। बच्चे कह देते हैं ना सर, टीन्स आजकल जिद करते हैं, तो माई माई लाइफ माई चॉइस, मतलब मेरा जीवन है, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। तो यहाँ सात्रे का क्या कहना है? सेल्फ डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअलिटी पे एजुकेशन फोकस करती है। मतलब शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्यक्ति खुद से डेवलप हो, उसकी स्वतंत्रता बाधित नहीं हो, ये एग्जिस्टेंशियलिज्म में कहा जाता है। फिर आया प्रैग्मेटिज्म, ये जॉन ड्यूई, ये आप पढ़ चुके हैं, याद आया, लर्निंग बाय डूइंग, करो और सीखो, करो और सीखो, है ना। तो जॉन ड्यूई, हमने जो सारे थिंकर्स जब पढ़े थे तब इसे देखा था ना, तो इसमें याद आ गया आपको, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग जो बात हुई थी, ये वो है। तो प्रैक्टिकल लर्निंग करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब शिक्षा किस पे जोर देती है? प्रैक्टिकल सीखें हम चीजों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करें हम, ये ड्यूई का मानना था। पेरेनियलिज्म, ये रॉबर्ट हचिंस ने ये फिलॉसफी चलाई। एंड टीच यूनिवर्सल एंड परमानेंट ट्रुथ, तो वो क्या बता रहे हैं? जो भी एक यूनिवर्सल और शाश्वत सत्य है वो, तो मोरल वैल्यूज की बात है, क्लासिकल नॉलेज की बात है, ये फोकस कर रहे हैं वो एजुकेशन में, कि जो नैतिक शिक्षा है वो दी जानी चाहिए, जो पुरानी शास्त्रीय ज्ञान है वो दिया जाना चाहिए। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या कहता है? आवश्यक ज्ञान और अनुशासन सीखो।
एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है जो सात्रे है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे जोर देते हैं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ, समाज ने उस पर बंधन जकड़ दिए, ऐसी थिंकिंग। फिर पेरेनियलिज्म जो कहता है कि जो शाश्वत और स्थायी सत्य है उसकी तरफ बढ़ो, और प्रैग्मेटिज्म कहता है करके सीखो, बार बार करो गलती होगी, फिर ट्राई करो, करके सीखो, तो करते रहो आप सीख जाओगे। अब एक बहुत खास बात, आपने जो एडोलेसेंट लर्निंग पढ़ी थी ना, कल और परसों हमने कवर की थी। एडोलेसेंट हमने पढ़ा कि जो किशोर अवस्था में आते हैं, फिर उसके 3 फेजेस पढ़े थे, किस एज से किस एज तक किशोर अवस्था मानी जाती है। तो उसमें ये 3 कैटेगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसको तो इतना अच्छे से कर लेना कि इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। एकदम ये वर्ड ऐसे बोलने हैं आपको, पैडागॉजी, एंड्रोगॉजी एंड ह्यूटोगॉजी। अब पढ़ेंगे क्या है ये। तो पैडागॉजी क्या है, बच्चे जो छोटे होते हैं ना उनको पढ़ाने की बात है यहाँ पे। तो इसमें लर्नर टाइप क्या है, चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो मेनली क्या होता है, टीचर का कंट्रोल होता है। अब 5th तक आपको भी पता है, हम भी पढ़ के आए ना स्कूल में, क्या था, हम टोटली टीचर के कंट्रोल में थे। लर्निंग प्रोसेस जो हमारा होता था, टीचर जो चाहते, अब मैथ्स पढ़ा दो भाई, चलो इनको अब वही टाइम टेबल डिसाइड करेंगे, कैसे बोल बोल के पढ़ाना है, हमें लर्न करवाना है, राइम्स करवानी है। फिर हमारे ओरल टेस्ट ही ज़्यादा होते थे छोटे लेवल पे, 5th लेवल तक हमारे मोस्टली ओरल होते थे, और रिटर्न भी थोड़ा बहुत सिखाया तो जाता ही है, वो भी किया जाता था। तो टोटली जो पैडागॉजी है वो बच्चों पे आधारित है। फिर एंड्रोगॉजी पे आए तो ए से ए याद रख लेना, एडल्ट। तो एडल्ट मतलब अब बड़े हो गए जो बच्चे। अब उनकी लर्निंग कैसे, सेल्फ डायरेक्टेड एंड एक्सपीरियंस बेस्ड। अब वही मैंने जो उदाहरण दिया ना स्पून फीडिंग वाला, छोटे बच्चों की तो स्पून फीडिंग करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं करते हैं, बाद में स्पून हटा ली जाती है, अब खुद खाओ, तुम पकड़ो स्पून, स्पून से नहीं खाना, हाथ से खाओ, पर खाओ, अपना पेट खुद भरो। तो वही बात है, जहाँ एडल्ट्स को पढ़ाने की बात आ गई, तो यहाँ लर्निंग कैसी है, सेल्फ डायरेक्टेड है और एक्सपीरियंस्ड बेस्ड है। ह्यूटोगॉजी है सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग, अब खुद ने दृढ़ निश्चय किया मुझे पढ़ना है। यहाँ पे लाइफ लॉन्ग लर्नर्स की बात है। अब अभी हमारे स्टूडेंट्स के बैच में हर एज के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, कुछ मैरिड हैं, बच्चे भी हैं किसी के, तो आपकी कोई एज यहाँ पूछी थोड़ी जा रही है, नेट के लिए आप एलिजिबल है, कभी भी कीजिए, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। तो देखा आपने कि अब ये आपने खुद ने डिटरमाइन किया ना कि मैं लर्निंग करूं, मैं ये एग्जाम क्वालिफाई करूं। तो यहाँ लर्नर क्या कंट्रोल करता है, आप सीखने वाले लर्नर हैं, आप व्हाट एंड हाउ टू लर्न कंट्रोल करते हैं, ये आपका डिसीजन है। मुझे पेपर फर्स्ट का गाइडेंस लेना है, मुझे क्लास ज्वाइन करनी है सेकंड के लिए भी, तो आप व्हाट एंड हाउ क्या करना है, कैसे करना है, कैसे सीखना है, मुझे कैसे एग्जाम क्रैक करना है, आप खुद कंट्रोल कर रहे हैं सब चीजें। अब ना आपके ऊपर कोई टीचर है, ना आप एडल्ट की कैटेगरी में, आप तो उससे भी ऊपर आ गए ना, लाइफ लॉन्ग लर्नर में आ गए आप, तो कि आपने अब खुद सेल्फ डिटरमाइंड कर लिया, खुद ने दृढ़ निश्चय कर लिया मुझे पढ़ना है, मुझे ये एग्जाम हर हाल में क्रैक करना है। तो पेडागॉजी हो गई, ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, ये पुरानी चली आ रही है, ठीक है। ये तो गुरुकुल होते थे तब भी ऐसा ही था कि ठीक है गुरुजी के यहाँ बच्चों को भेज दिया, गुरुजी काम भी करवाते, अपना काम खुद करो, उनको बच्चों को स्वावलंबी बनाते। कि लकड़ी भी, मतलब राम भगवान थे उनके ऊपर भी यही नियम था, कृष्ण भगवान गुरुकुल गए तो उनपे भी था कि लकड़ी भी लाओगे और बाकी जो भी काम है सब करोगे, और सूर्य नमस्कार भी करोगे, और वेद उपनिषद भी पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे, अस्त्र शस्त्र चलाना भी सीखोगे। तो ये टोटली पेडागॉजी हो गई। एंड्रोगॉजी जो एडल्ट्स के लिए होती है, और ह्यूटागॉजी आप खुद को वहां पे रख के देख लो, हम सब क्या है, हम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स है ना, बस ये हम पे आ गई। तो इनके ये जो थिंकर्स है ना, इनका नाम है पेडागॉजी। तो देखो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, ये किसी ने नहीं बनाई, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। एंड्रोगॉजी को मैलकॉम नॉब्स ने बनाया, और ह्यूटोगॉजी को स्टीवर्ट हेज एंड क्रिस कैनन ने बनाया। चलिए ये हमारा हुआ आज, बेसिक कंसेप्ट सारी कंप्लीट हुई। आगे कुछ नया शुरू करने से पहले मैं आज चाहूंगी हम लोग PYQs देख लें। तो अभी मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन, आप देखिए। यस, विजिबल है प्रॉपरली। चलिए
अब देखेंगे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। इमेजेस दैट कन्वे मोर इमोशंस देन वर्ड्स। इमेजेस क्या होती है? तस्वीरें क्या कन्वे करती है इमोशंस को? शब्दों से ज्यादा। कभी कभी कहते हैं ना, एक तस्वीर कई शब्दों से ज्यादा कुछ कह जाती है। जैसे एक बच्चा है, माँ की गोद में है। अब आप किसी अनाथ बच्चे को दिखा दो जिसके माँ नहीं है, जिसने कभी माँ की गोद ही नहीं देखी, वो तस्वीर देख के वो बच्चा रो पड़ेगा। कई बार हम कोई कहानी पढ़ के इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन आप कोई तस्वीर देखें तो कई बार शब्दों से ज्यादा वो इमेज हमें अफेक्ट कर देती है। तो ये कौन सी टेक्निक? अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस एनटीए बनाते हैं, आपको इस यूनिट में मिलेंगे। अब आपको पहले मैं 4 चॉइस दिखाऊंगी। आज मैंने पीवाईक्यू डायरेक्ट नहीं बनाए, मैंने उनकी एक्सप्लेनेशन लिखे हैं ताकि आप अच्छी तरह से ये समझ सकें कि 4 ऑप्शन दिए हैं तो चारों को समझना है प्रॉपरली, तब सारी आपको आपकी लर्निंग अच्छी होगी। मान के चलिए चारों ऑप्शन पे विचार करना है। तो इमेजेस दैट कन्वे मोर इमोशंस देन वर्ड्स, ये कौन सी टेक्निक है? कल हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग पढ़ा था, मैंने इसका अर्थ बताया था। स्टॉर्म यानी तूफान आना, ब्रेन में तूफान आना। जैसे मैंने पूछा भाई आइडिया दो, मैं एक अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर रही हूँ, क्या नाम रखूँ? आप लोगों ने 10 नाम मुझे सुझा दिए। मैम अपने नाम पे ही रख लो, अपने सरनेम पे रख लो, अपनी बच्ची के नाम पे रख लो, बेटे के नाम पे रख लो। नहीं नहीं, कुछ अलग रखो, कुछ ऐसा रखो जिससे बच्चे अट्रैक्ट हो। अब आपका ब्रेन स्टॉर्म करने लगा ना, आपने मुझे 100 आइडियाज दे दिए। फिर दूसरा है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या होती है? पढ़िए इसको एक बार, सभी मन में पढ़िए। इसमें सेंट्रल आइडिया से निकलने वाली ब्रांचेस बनती है। मतलब मेन आइडिया तो एक है, उससे बहुत अलग 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 चीजें निकलने लगी। तो कंसेप्ट है, उसको आप विजुअली ऑर्गेनाइज कर रहे हो। ये माइंड मैपिंग है। माइंड में हम मैप कर लेते हैं ना, कुछ मैपिंग कर लेते हैं कि हाँ ये मेरी माइंड मैपिंग है। 6 मंथ्स बाद मेरा एग्जाम है, डेट आएगी, उससे पहले ये यूनिट्स है, ऐसे ऐसे मेरे नोट्स बनेंगे, ऐसे मैं रिविजन करके रेडी कर लूंगी। ये आपने माइंड मैपिंग की। ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी आइडियाज की बारिश हो रही है, इतने आइडियाज आ रहे हैं। जरूरी नहीं वो हर आइडिया अच्छा हो, क्वालिटी मैटर नहीं कर रही है, कितने आइडियाज आ रहे हैं तेजी से वो मैटर कर रहा है। मैंने पूछा मेरे सेंटर का नाम बताओ, आप लोगों ने मुझे 30-40 नाम बता दिए। अब ये मतलब नहीं है कि सारे अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी बट क्वांटिटी निकले कितने सारे हैं। तो इमेजेस पे जोर नहीं होता है, ये ओपन थिंकिंग है। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग इमेजेस की बात नहीं कर रही है ना, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब बाकी के 2 ऑप्शन भी देखिए, अभी तो डिसाइड कुछ करना ही नहीं है, पहले सब देखो। स्टोरी बोर्डिंग क्या होता है? फ्रेम्स या सीन की तरह होती है, जैसे कोई कार्टून स्ट्रिप है, इवेंट्स है, उसको स्टेप बाय स्टेप आप सीक्वेंस में देखते हैं। तो इसमें विजुअल्स तो होंगे लेकिन इमोशनल रिच इमेजनरी नहीं है। फिर है सिनेटिक्स। तो इस वर्ड को बहुत अच्छे से लर्न करेंगे क्योंकि ये आपके और यूनिट्स में भी काम आएगा। तो पावरफुल इमेजेस जो होती है, एनालॉजीज, मेटाफोर्स, तो ये हमारी भावनाओं को जगाती है बहुत ज्यादा। तो ये सिनेटिक्स मतलब जो हमने सीन देखा वो, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। पिक्चर्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो एक तस्वीर कई गुना शब्दों से ज्यादा बोलती है। तो देखिए इसका कैसे 4th आंसर आया है। तो इन वर्ड से थोड़ी दोस्ती रखिए। जैसे आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग पढ़ा था, तो उसको कैसे अप्लाई करना है, क्या वो इस क्वेश्चन में मैच कर रहा है? तो आपको पूरी ऑप्शंस पे विचार करना है, ऐसा नहीं एक ऑप्शन देख के और कंफ्यूज हो जाओ। अभी तो बहुत नए नए नाम आएंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। माइंड मैपिंग का अर्थ देखेंगे, स्टोरी बोर्डिंग, सिनेटिक्स। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर विच इज कॉन्शियस एंड एफर्टफुल। तो ट्रांसफर होती है जब लर्निंग एक सिचुएशन से दूसरी तरफ। आज आपने देखा ना लर्निंग, जैसे आपने उसके गैनिस के 8 स्टेप्स देखे थे, तो उसमें लर्निंग किस तरह से ट्रांसफर भी हो रही है एक सिचुएशन से दूसरी में। तो उस बारे में कॉन्शियस होना, जागरूक होना, प्रयास करना, तो ये सब टर्म्स आएगी। फॉर ट्रांसफर कैसे भी क्वेश्चन एनटीए कर सकता है, तो इन सब शब्दों से आपको परिचित होना है जब लर्निंग बहुत अलग सिचुएशंस में भी काम आए। फॉर ट्रांसफर मतलब आपने 10 साल पहले हलवा बनाना सीखा, इस बीच में आपको हलवा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी आ गई अब आपको बनाना है, तो वो लर्निंग अब काम आ रही है। आपने होम साइंस ली थी स्कूल में, आपको नहीं पता
कि मैं साइंस फील्ड में चली जाऊंगी, लेकिन उसके बाद भी मुझे वो होम साइंस वाली चीज़ वहाँ अप्लाई करनी पड़ेगी। मेरा कोई नया प्रोफेशन ऐसा होगा कि वहाँ मुझे वो कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तो सीखा मैंने संगीत है, लेकिन मेरा सब्जेक्ट है गणित। तो मेरी कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना। म्यूजिक में कथक सीखिए, म्यूजिक सीखिए, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाती है चीज़ें, आपकी हॉबी आपको हेल्प करती है कंसंट्रेशन बढ़ाने में। तो ये इनडायरेक्ट और ब्रॉडर होती है। फिर हाई रोड ट्रांसफर क्या है? इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट क्या होता है, बहुत कॉन्शियस जागरूक अवस्था में नई चीज़ों को सीखता है और फिर उनको अप्लाई करता है। तो इसे सजग प्रयोग कहेंगे। फिर तीसरा है नियर ट्रांसफर। पुरानी और नई सिचुएशन बहुत सिमिलर है। मतलब मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम आई तो मैंने एग्जाम्पल देख के और उसको सॉल्व कर दिया। मुझे वो सम नहीं आ रहा है, बट कोई सॉल्व किया हुआ एग्जाम्पल है, मैंने उसको देखा और मैंने उसको देख के सॉल्व कर दिया। तो ये क्या हुआ? नियर ट्रांसफर, बड़ा पास में नॉलेज ट्रांसफर हुई है लर्निंग। लॉन्ग रोड ट्रांसफर तो धीरे धीरे समय के साथ बनने वाला ट्रांसफर है। कोई स्किल है, उसको मैंने पॉलिश किया, मतलब मुझे पहले कैनवा यूज करना नहीं आ रहा है और लॉन्ग टर्म में यूज कर रही हूँ। डेली मैं कोई थंबनेल बना रही हूँ, मैंने प्रोफेशनली जॉब कर ली और मैं थंबनेल बना रही हूँ, पोस्टर्स बैनर्स बना रही हूँ, तो मुझे कैनवा बहुत अच्छी तरह यूज करना आ गया। लंबा समय लगा लेकिन मास्टरी हुई। तो इसका आंसर होगा सेकंड वाला, हाई रोड ट्रांसफर। तो इसको ध्यान से देखना, ये मैं आपको दे भी दूंगी, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी। अब ये आपको ये इसमें भले ये 4 वर्ड्स नए लग रहे हो, बट स्केफोल्डिंग तो याद आ गया। किस में पढ़ा था? स्केफोल्डिंग होता है ना, वो हटा देना, ZPG, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो आपको ये मैचिंग के लिए मिलेंगी ऐसी चीजें, ये लिस्ट मैच करनी है। कॉग्निटिव यानी संज्ञान, कॉग्निशन पढ़ा था ना, संज्ञान किसी चीज का, मेमोरी, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग। तो ये मॉडल्स हैं और इनको किससे, इनके मीनिंग दे दिए। अब आपको करना है मैच। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट इसका है ना सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। ठीक है, ये सॉल्यूशन देख लीजिए। अच्छा, है नंबरिंग लिखी हुई है, चलो इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम। मॉडलिंग क्या होता है? ऑब्जर्विंग एक्सपर्ट परफॉर्मेंस। कोई एक्सपर्ट कुछ कर रहा है और उसको मैंने ध्यान से देखा और फिर मैंने वैसा किया। जैसे बाबा रामदेव कोई आसन कर रहे हैं तो मैंने उनको देखा और फिर मैंने उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो ये हुआ मॉडलिंग। स्केफोल्डिंग क्या है कि आप लोगों को ये यूनिट समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फिर आपने प्रश्न पूछे, मैंने वापस वो पढ़ाया, फिर आपने तीसरे दिन फिर वो सवाल किया, मैंने पढ़ाया। अब मुझे लगा कि अच्छी तरह आप समझ चुके हो, अब मैं इनको कुछ नहीं बताने वाली। आज पहले दिन मैं आपको इस यूनिट के PYQ करवा रही हूँ। मैं नीचे इनके सॉल्यूशन लिख के ले आई ताकि आपको अच्छी तरह आए, आंसर भी लिख के ले आई। मैंने दूसरी क्लास में भी ऐसे ही किया। तीसरी क्लास में PYQ करवाते हुए मैं केवल PYQ लिख के लाई। मैंने ना तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन दिए, ना मैंने लास्ट में आंसर लिखा। अब मैं क्या कर रही हूँ? स्केफोल्डिंग, मैंने सहारा हटा लिया। जैसे बच्चा साइकिल चलाता है तो पापा या मम्मा पीछे पीछे पकड़ के चलते हैं ना, और फिर जब लगता है 3 4 5 6 दिन में बच्चा इतना एक्सपर्ट हो गया, वो चुपचाप पीछे हट जाता है। बच्चा सोचता है पकड़ा हुआ है पापा ने, और वो आराम से चले जा रहा है। थोड़ी दूर जाके मुड़ के देखता है पापा नहीं है। तो जो बच्चे मजबूत होते हैं वो तो बैलेंस बना लेते हैं, जो इमोशनली बहुत डिपेंड होते हैं उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। ये होता है। आर्टिकुलेशन क्या होता है? गिविंग वर्ड्स टू अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट अपनी सोच, स्टेप्स, लॉजिक को बोल के व्यक्त करता है अपने शब्दों में, ये आर्टिकुलेशन है। एक्सप्लोरेशन क्या है? स्टूडेंट खुद नया नॉलेज खोजता है, वेरीफाई करता है। तो इसका फाइनल मैचिंग ऐसे ये हुई है। तो आपको देखिए ऐसे मिलेंगे। आप इसका जो आपने मटेरियल खरीदा, अगर हिंदी में, आप हिंदी मीडियम के हैं तो नो इशू, आप समझिए, कीजिए। ये इस तरह से यहाँ मिलेगा, एग्जाम में आपको नीचे नहीं मिलेगा। ये मेरे साथ थोड़ा सा हो गया ये सेट करने में। आपको यहाँ जस्ट सामने मिलेगी चीज़ें, बट आपको सोच के उसी वक्त मैच मेकिंग करके और उस आंसर को देखिए। 1 मिनट का टाइम लेके चलिए, हार्डली एक क्वेश्चन को 1 मिनट, बस उससे ज़्यादा नहीं देना है। तो एक टाइम की आदत बना लेंगे आप। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सिमेंटिक मेमोरी? आई थिंक टाइम हो गया हमारा क्लास का। ठीक है, फिर इसको हम कल लेंगे। कल सैटरडे, संडे को आपको PDF मिलेगा ही, तो इसको हम कल कंप्लीट करेंगे। बाकी ये मेमोरी के टाइप्स है सारे। ठीक है, ये पूरा मैंने टेबुलर फॉर्म में दिया है।
ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। ये आपका साइकोलॉजी के पार्ट में बहुत काम आने वाला है। इसको आप बहुत ध्यान से कर लेना। कल इसको मैं और क्लैरिफाई कर दूंगी। चलिए अभी एक बार प्रार्थना करेंगे, फिर किसी की कोई समस्या हो तो वो भी हम बात करेंगे। एक बार प्रार्थना कर लेंगे, सभी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, गहरी श्वास लेंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, gently open your eyes. हरिओम। चलिए अब आप बताएंगे समस्या, किसी को जो भी पूछना है आप अनम्यूट करके